Hello friends, welcome back to our channel UPSC Decode, where we decode polity through conceptual clarity. लास्ट वीडियो में हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को काफी डिटेल वे में कवर किया है और फिर वीडियो के लास्ट में हमने इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी काफी डिटेल वे में किया है। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 के तौर पे भी संबोधित करते हैं, इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर इसके मेन प्रोविजंस क्या थे वो देखेंगे, फिर इसके सिग्निफिकेंस पे चर्चा करेंगे, फिर इसके लिमिटेशन पे चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में बुलेट पॉइंट के तौर पे सारे प्रोविजंस, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस हम लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909 इन तीनों टॉपिक को मिलाकर प्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे मिलेंगे और साथ ही साथ मेंस के लगभग 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जिसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यह सारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को काफी इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखो, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आखिरकार इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जा रहा है? वैसे ही जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 देखोगे, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो आखिरकार इनके पीछे नाम क्यों ऐड हो रहा है? देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया था तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक पोस्ट का क्रिएशन किया गया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम बदलकर उसे वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया और जो कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गया, ब्रिटिश क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो ज्यादा पावरफुल होता था, उसके पास ज्यादा अधिकार होते थे एज कंपेरिजन टू वायसराय ऑफ इंडिया। यानी कि बड़ा पोस्ट किसका हुआ? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसका पोस्ट ज्यादा बड़ा हुआ और उससे नीचे कौन आएगा? तो वायसराय ऑफ इंडिया। तो इस कारण से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वह था मॉर्ले और जो वायसराय ऑफ इंडिया था वह था मिंटो। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको बोला जाता है, अगर सवाल उसमें पूछ देगा कि इसमें वायसराय कौन था, फिर किसी दूसरे सवाल में पूछ देगा किसी और टाइम की इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है। तो आपको बस नाम याद रखना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको बोलते हैं। और उसमें जो पहला नाम आएगा जिसका पोस्ट बड़ा है उसका पहला नाम आएगा। जैसे यहाँ पे मॉर्ले मॉर्ले नाम जो है वो पहले आ रहा है, तो मॉर्ले कौन हो जाएगा? जिसका पोस्ट बड़ा होगा। और पोस्ट किसका बड़ा है? तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है जो कि ब्रिटेन में लोकेटेड था उसका पोस्ट बड़ा है, यानी जिसका नाम पहले आ रहा है वह हो जाएगा आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और जिसका नाम बाद में आ रहा है वह हो जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया। तो यानी कि अब यहाँ पे कौन क्या होगा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, यानी मॉर्ले जो होगा वह बनेगा, वह है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उस समय, और मिंटो जो है वह उस समय वायसराय ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इस कारण से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? मॉर्ले, और वायसराय कौन था? मिंटो। एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि ये जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जितने भी वायसराय हैं या फिर जितने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, इन सब के नाम के पीछे लॉर्ड लगा हुआ है। तो लॉर्ड जो शब्द है ना, यह एक ब्रिटिश एरिस्टोक्रेटिक टाइटल है, ये एलिट सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या हमें ये टर्म यूज करना चाहिए हर एक नाम के पीछे, ब्रिटिशर्स के नाम के पीछे लॉर्ड? तो एथिकली तो ये सही नहीं लगता है, मुझे पर्सनल व्यू है मेरा, एथिकली ये मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि ये कॉलोनियल ऑपरेसर्स थे, ये हमारे इंडियन हीरो नहीं थे, ये कोई नेशनलिस्ट नहीं थे हमारे लिए, ये हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं थे कि इन्हें हम लोग लॉर्ड बुलाएं। लेकिन हर जगह आपको यह लॉर्ड देखने को मिलेगा। और वैसे भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 18 है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल करता है। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली इनके लिए लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि दे वर colonial oppressors, they were not our Indian freedom fighters। तो बैकग्राउंड ये है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसको बोला जाता है।
अब देखो ये लाया क्यों गया था, क्योंकि देखो हमने देखा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है और ये अपना मॉडरेट डिमांड कर रही थी। उस मॉडरेट डिमांड के सडन रिस्पांस पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया था। तो अब जो नेशनलिस्ट डिमांड थी, जो नेशनलिस्ट प्रेशर था, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो चाहती थी वो यह चाहती थी कि इनको और ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, इनको रियल पावर मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। नेशनलिस्ट प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। साथ ही साथ आप देखोगे तो 1905 में बंगाल का पार्टिसिपेशन कर दिया गया था, जिस कारण से स्वदेशी मूवमेंट काफी मतलब उससे पहले ही स्टार्ट लगभग हो चुका था, मतलब उसका एक बेस बन गया था स्टार्टिंग का। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ और जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसके बाद 90 एक रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन देना ही था, हाथ में लॉलीपॉप थमाना ही था। तो उस कारण से इन्होंने यह एक्ट लाया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने जो सिमिलर डेपुटेशन भेजा था वायसराय ऑफ इंडिया के पास, और जिसके तहत उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी अपने मुस्लिम्स के लिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको लाया जा रहा है। तो यानी ये इसका बैकग्राउंड हुआ। सिंपल समरी के तौर पे आप समझो तो जो नेशनलिस्ट प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, जो डिमांड इंक्रीज हो रहा था इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, उसके परिप्रेक्ष्य में लाया जा रहा है। फिर एक टोकन थमाया जा रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जैसा जो ब्रिटिशर्स ने काम किया था, स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक टोकन रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसको लाया गया था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने जो सिमिलर डेपुटेशन भेज के जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाया जा रहा है। अब इसके की प्रोविजंस क्या है? सबसे पहला है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसका फिर से एक्सपेंशन किया जा रहा है। देखो 1861 में एक्सपेंशन किया गया था, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया। फिर 1892 में एक्सपेंशन किया गया था, और जब ये मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया था, उस समय मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 1909 में फिर से इसको एक्सपेंड किया जाएगा। 1861 में क्या एक्सपेंशन था कि मिनिमम 6 मेंबर और मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद 1892 के तहत क्या किया गया, मिनिमम 10 मेंबर और मैक्सिमम 16 मेंबर, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था। साथ ही साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर्स इंक्रीज किया गया था। तो इसको फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है, और अब मिनिमम जो होंगे वो 16 मेंबर होंगे 16, और मैक्सिमम जो होंगे वो 60 मेंबर्स हो जाएंगे। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60 मेंबर्स। और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनमें भी एक्सपेंशन किया गया। बॉम्बे में इसको बढ़ाकर 50 कर दिया गया, पहले कितना था, पहले 8 था। मद्रास में इसको 50 कर दिया गया, पहले कितना था, 20 था। बंगाल में इसको 50 कर दिया गया, बंगाल में भी पहले 20 था। यूनाइटेड प्रोविंस में भी 50 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते थे। जो यूनाइटेड प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते थे। जो पंजाब वाला रीजन था उसमें 30 मैक्सिमम, बर्मा वाले में 30, असम वाले रीजन में भी 30। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी एक्सपेंशन किया गया। तो सबसे पहला की प्रोविजन आ जाता है 1909 के काउंसिल एक्ट का, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन होगा। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, फिर से इसको रिलेट करके चलना है। अभी तक हमने यह देखा कि जितने भी एक्ट्स हमने पढ़े थे पहले 1861 या फिर उससे पहले के तौर पे, तो उसमें हमने यह देखा था कि इंडियंस का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जिसको लेके इंडियंस में ग्रीवेंसेस भी थे। तो अब उसके बाद 1861 में पहली बार, 1861 का जो काउंसिल एक्ट था उसमें पहली बार 3 इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया गया था, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन को शामिल किया जा रहा है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था अभी तक, लेकिन 1909 के तहत इंडियंस को पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया जाएगा। जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी,
उसमें अब इंडियंस को शामिल किया जाएगा। और सबसे पहले इंडियन जो कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाम याद रखना जरूरी है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले इंडियन बने जो कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। इनको लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, ठीक है। यानी कि दूसरा की प्रोविजन हुआ कि इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिला। एक मेंबर, एक इंडियन लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट हुए थे जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। साथ ही साथ एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं कि 2 इंडियंस, इनको नॉमिनेट किया गया किस चीज के लिए? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन था, उसका जो काउंसिल था उसमें कृष्ण जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नॉमिनेट किया गया, ठीक है। तो ये एडिशनल फैक्ट है। तो मेन पॉइंट आपका ये हो जाता है यहाँ पे कि इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब शामिल किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, उसका एक्सपेंशन किया गया। दूसरा पॉइंट आ जाता है आपको कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंट किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे इंडियन बने, ये लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट हुए थे। अभी तक हमने यह देखा पहले के एक्ट में कि ऑफिशियल मेजोरिटी हमेशा मेंटेन की जाती थी, यानी जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी पद पे जुड़े हुए हैं, उनकी मेजोरिटी रहती थी, ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी रहती थी। अभी भी वो कंटिन्यूड है। यह जो पॉइंट है ऑफिशियल मेजोरिटी का, ये अभी भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंटेन है, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को मंजूरी दे दी गई, यानी कि प्रोविंसेस में अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। अगला पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शंस। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अलाउड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। यानी कि अब इलेक्शन को यहां पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 1892 में जो रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो लाया गया था, नॉमिनेशन बेस्ड अपॉन रिकमेंडेशन एज पर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। तो वो इलेक्शन नहीं था, हमने इस पे डिस्कशन भी किया था काफी डिटेल में। वो इलेक्शन नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन अब इलेक्शन प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे प्रेजेंट डे में सब किसी के पास वोटिंग का राइट है एक पार्टिकुलर एज के बाद, तो वैसा वहां पे सिस्टम नहीं था, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, ठीक है। कुछ लिमिटेड लोगों को ही वो अधिकार मिला था, जैसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, तो लिमिटेड फ्रेंचाइज था ये। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन होता है। हाउएवर जो अधिक से अधिक जो मेंबर थे, यानी अधिकतर मेंबर जो थे वो अभी भी नॉमिनेटेड थे। इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या जो थी वो कम थी, जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके बारे में चर्चा हो रही है, कॉमन सेंसिकल चीज है ये, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? देखो, सबसे पहला पॉइंट हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला। तीसरा कि प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया। चौथा पॉइंट, लिमिटेड इलेक्शन स्टार्ट हुआ यहां से, यानी जो इलेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ लेकिन यह लिमिटेड बेसिस पे था। अब देखो, अब एक और प्रोविजन आता है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। यानी मुस्लिम्स के लिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था कर दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट का आप सिंपल मतलब समझ जाओ कि कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग होंगे, उसमें बहुत सारे रिलीजन के लोग होंगे, हिंदू होंगे, सिख होंगे, मुस्लिम होंगे, ईसाई होंगे। लेकिन वहां से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिक्स कर दिया जाएगा कि वहां से एक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होगा इलेक्शन के तौर पे, इलेक्शन के लिए, ठीक है। और वह जो मुस्लिम व्यक्ति होगा उसको केवल मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे कि वो जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए। जैसे मान लो 2 लोग खड़े हो गए, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे पार्टिकुलर अगर अभी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें मान लो 2 लोग 3 लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई वोट करेगा। लेकिन आप समझ जाओ कि अगर कोई व्यक्ति, लेकिन ऐसा सिस्टम ला दिया जाए कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल मुस्लिम को खड़ा किया जाए, और उसको चलो ठीक है मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसको जो वोट होगा, उसको जो वोट दिया जाएगा, वह केवल मुस्लिम लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इसका गठन कर दिया गया, यानी इसका अरेंजमेंट कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और ऐसा क्यों किया था अंग्रेजों ने? टू अपीज मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स को खुश करने के लिए। उससे भी बड़ा इनका पर्पस था डिवाइड नेशनल यूनिटी। जो नेशनल यूनिटी राइज कर रही थी उस समय, उसको ये तोड़ना चाहते थे। कम्युनलिज्म का बीज बोना चाहते थे, ये संप्रदायवाद का यह बीज बोना चाहते थे। इस कारण से इन्होंने ये पॉलिसी लाई थी, यानी डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। ठीक है, और जो उस समय कौन था वायसराय? तो मिंटो था। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 1906 में सिमला डेपुटेशन जो गया था, तो सिमला डेपुटेशन में ही मुस्लिम लीग का जो गठन होने वाला था, इन्होंने डिमांड रखी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए मुस्लिम्स के लिए। और उस किसके पास गए थे? तो वायसराय मिंटो के पास। तो मिंटो ने इसको मंजूरी दी। तो मिंटो को फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। ठीक है, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यहां से कम्युनलिज्म का बीज बोया जाएगा, जिसे आप देखोगे बाद में चल के ये दूसरे संप्रदाय, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी एक्सपैंड कर दिया जाएगा 1919 में। यानी सबसे पहला क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एक्सपेंशन किया गया। ठीक है, उसके बाद इंडियन का रिप्रेजेंटेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुआ। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन हुआ। नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को मंजूरी दे दी गई प्रोविंसेस में। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है मैंने आपको अभी समझा दिया। फिर जो डेलिबरेटिव फंक्शन था उसको एक्सपैंड कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, फिर से हम लोग इसको लिंक करेंगे, क्योंकि बिना लिंक के, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, बिना लिंक किए आप आगे बढ़ोगे कोई मतलब नहीं होगा। आप कितना भी टाइम इस पे दे दो, आप कितना भी किताब पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी नोट्स आप पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप चीजों को लिंक नहीं करोगे। ठीक है, तो 1861 में हमने क्या देखा था? 1861 में हमने यह देखा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इंडियंस को शामिल किया गया। 3 इंडियंस थे। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको शामिल किया गया था, तो उस समय ना ये सवाल पूछ सकते थे, ना ही ये बजट पे वोटिंग कर सकते थे, वोटिंग से रिलेटेड ये डिस्कशन कर सकते थे, ये कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद 1892 में इनको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया और वोट पे डिस्कशन करने का और बजट पे डिस्कशन करने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये अभी भी बजट पे वोटिंग नहीं कर सकते थे, रेजोल्यूशंस पास नहीं कर सकते थे बजट पे। ठीक है, सवाल तो पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री सवाल ये नहीं पूछ सकते थे। सप्लीमेंट्री सवाल का मतलब होगा कि जैसे आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है, लेकिन आपने फिर उस मेरे जवाब से रिलेटेड कोई सवाल पूछा, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग समझ जाओ कि पहला क्वेश्चन आपने पूछ दिया, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो वो हो गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। तो अब देखो, अब 1909 में इसको फिर से इंक्रीज किया जाएगा। यानी पहले सवाल भी नहीं पूछ सकते थे, वो बजट पे डिस्कशन भी नहीं कर सकते थे, उसका सवाल तो पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछ सकते थे, बजट पे डिस्कशन तो कर सकते थे, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते थे। तो अब देखो, अब मेंबर्स को यह राइट मिल गया कि बजट पे वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन पूरे बजट पे नहीं। जो बजट था, जैसे मान लो पूरा बजट होगा, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होगा, तो बजट पे ये वोट कर तो सकते थे, लेकिन पूरे बजट पे वोटिंग नहीं कर सकते थे, पूरे बजट पे रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते थे, कुछ स्पेसिफिक आइटम पे ये पास कर सकते थे। अब इन्हें सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का भी अधिकार मिल गया। ये पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को डिस्कस कर सकते थे, रेजोल्यूशन पास कर सकते थे। इनको यह भी फंक्शन मिल गया कि ये लेजिस्लेटिव प्रोपोजल को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव के पास अभी भी एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, 7वां पॉइंट आ जाता है यहाँ पे की प्रोविजन में कि जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन था, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जो यूनिवर्सिटीज थी, जो जमींदार थे, इनको अब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गया। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पे जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, उनको प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के तौर पे यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब हो गया जो ब्रिटिश ट्रेडर थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनका जो एसोसिएशन था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आएगा।
फिर यूनिवर्सिटी हो गया, जमींदार हो गया। जमींदार को भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन्होंने इसलिए दिया था ताकि एक लॉयल एलिट क्लास ये लोग अपने लिए क्रिएट कर सके, जो फ्यूचर में अगर कोई रेवोल्यूशन होता है, कोई आंदोलन होता है, तो उस समय ये एलिट क्लास, जो लॉयल एलिट क्लास है, वो इन लोगों को सपोर्ट करे। यानी हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया, किस बैकग्राउंड में इनको लाया गया था। फिर की प्रोविजन देख लिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को मंजूरी दी गई, इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, बजट पे रेजोल्यूशन पास करने का दिया गया इनको मौका, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते थे। फिर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का भी अरेंजमेंट किया गया। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, अगर पूछता है ये डायरेक्ट इलेक्शन थे या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन से, तो आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि पूरी पब्लिक वोट नहीं दे रही है, कुछ ही लोग वोट दे रहे हैं यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंस आप सिंपल जानो, इस पे ज्यादा फोकस नहीं है, बस इतना जानना कि अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट पे क्लिक करना है। इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन, यानी सबसे पहला हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन, सिग्निफिकेंस है इसका। राइट टू मूव रेजोल्यूशन अपन बजट, बजट पे ये रेजोल्यूशन पास कर सकते, मूव कर सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया, इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया गया। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस पे ये एक एनालिसिस है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मतलब डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी एक ऐसा स्वॉर्ड था, एक ऐसी तलवार थी जिसके दोनों तरफ नोक था, दोनों तरफ धार थी, दोनों तरफ नोक, आप समझ जाओ। एक तरफ इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया और इंडियंस को चांस दिया कि ये गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करे। यानी कि 1909 ने क्या किया कि इन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, ये हमने देखा। साथ ही साथ इंडियंस को यह मौका दिया कि गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन दूसरे हाथ पर, दूसरे तरफ देखा जाए, दूसरा एस्पेक्ट, तो कम्युनल डिवीजन का इन्होंने बीच बो दिया थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि बाद में कितना ज्यादा घाटा करता है ये बात आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। यानी कि वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो लेके आए थे 1909 के तहत, उन्होंने उसको सफल कर दिया। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे ब्रिटिशर्स चलते थे 1909 के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट देकर उन्होंने उसको काफी बढ़िया से इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस लिमिटेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि ये कोई बढ़िया चीज नहीं थी ना, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का पास था। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 आप देखो, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर काम किया है। अब 1909 में सेपरेट ला दिया है, अब उनके बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी, उनके बीच में हेट्रेड क्रिएट हो जाएगा, जो कि बाद में आपको आगे मिलेगा डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पर। फिर एग्जीक्यूटिव स्टिल डोमिनेंट, एग्जीक्यूटिव अभी भी डोमिनेंट थी। इंडियंस को बस टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला था। नो चेंज इन ब्यूरोक्रेसी, उस समय का जो ब्यूरोक्रेसी था उसको स्टील फ्रेम बोलते थे, क्योंकि यह पूरे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का बैकबोन था। जो ब्यूरोक्रेसी थी इसको स्टील फ्रेम बोलते थे। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ये था इसका लिमिटेशन। The Morley-Minto reform of 1909 were disappointing in many ways. Though they introduced election, they were limited to few elites. देखो, इलेक्शन तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ लोगों के पास ही था। एजुकेशन के बेसिस पे था, टैक्स के बेसिस पे था, प्रॉपर्टी के बेसिस पे था। तो इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सभी को वोटिंग का राइट नहीं है। कुछ ही लोगों को वोटिंग का राइट है, कुछ एलिट्स हैं उनको वोटिंग का राइट है। काउंसिल का एक्सपेंशन किया गया, लेकिन काउंसिल के पास अभी भी रियल पावर नहीं है। और जो सबसे बिगेस्ट फ्लॉ था इसका, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यह सब मेंस के टाइम, मेंस का आंसर लिखने में आपको इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर आप ये कंक्लूजन के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। वैसे ही सिग्निफिकेंस में आपको जो पैरा प्रोवाइड किया है उसको आप कंक्लूजन के तौर पे मेंस में आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। यानी हमने इसका बैकग्राउंड देखा, प्रोविजन देखा, सिग्निफिकेंस देखा, लिमिटेशन देखा। तो अब 1909 खत्म होता है पूरी तरह से। अब टैबुलर समरी इसका देखते हैं हम लोग। पॉपुलर नेम क्या है इसका? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मिंटो कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बड़ा पोस्ट है, वायसराय छोटा पोस्ट है, एज कंपेरिजन टू एसओएस फॉर इंडिया। तो पॉपुलर नेम इसका हो जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। प्रोविजन देखते हैं बुलेट पॉइंट के तौर पे। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया गया 16 से, इसको मिनिमम 16 मैक्सिमम 60। पहले कितना था 10 से 16, उससे पहले कितना था 6 से 12, अब कितना हो गया है 16 से 60 सेंट्रल में। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी एक्सपेंशन किया जाता है। इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। ये सारा चीज हमने डिटेल में अभी प्रोविजंस में हमने चर्चा की है, तो ये बुलेट पॉइंट है उसका, ठीक है। अलाउड इंडियंस टू डिस्कस बजट एंड मूव रेजोल्यूशन, बजट जो है डिस्कस करने का जो अथॉरिटी था वो तो इनको 1892 के तहत ही मिल गया था। अब रेजोल्यूशन ये मूव कर सकते थे। मोर इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेटेड / इलेक्टेड टू द काउंसिल, ठीक है। अब इंडियंस का भी संख्या और बढ़ेगा। सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं। फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडिया, इलेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया क्योंकि 1892 में रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, नॉमिनेशन बाय रिप्रेजेंटेशन, अब इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रोसेस, क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडियंस, ब्रॉट मॉडरेट इंडियन लीडर्स इनटू काउंसिल, जो मॉडरेट इंडियन लीडर्स थे उनको काउंसिल में अब शामिल किया जाएगा। लिमिटेशन क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट सोड सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का बीज बो दिया इसने। इन सब पे हमने डिटेल में अभी चर्चा की है, ठीक है। वेरी लिमिटेड फ्रेंचाइज, ओनली एलिट्स कुड वोट, काउंसिल हैड नो रियल पावर, गवर्नर जनरल वायसराय रिटेन्ड फुल कंट्रोल, ठीक है। तो वायसराय और यहाँ गवर्नर जनरल के बदले आप एसओएस लिख लो। रिफॉर्म्स सीन एज इनएडिक्वेट बाय नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको लगा कि ये रिफॉर्म एडिक्वेट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पूरा लेक्चर यहाँ पे खत्म किया। अब देखो लास्ट वीडियो जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें 1861 और 1892 इन सब का मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था, मेन प्रोविजन दिए थे, सिग्निफिकेंस दिया था, क्रिटिकल एनालिसिस दिया था। उसके बाद दोनों एक्ट का एक समरी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। फिर उसके बाद इन दोनों एक्ट के प्रोविजंस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उन सब का मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अब आप लोगों का काम ये बन रहा है यहाँ पे कि अब आप उस चैट में 1909 का जो काउंसिल एक्ट है इसको भी ऐड करेंगे और कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है 1909 के तहत उसको आप लोग आगे उसमें लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बिना कंपैरेटिव एनालिसिस के आप लोग इस चैप्टर को दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे। अब एक और चीज, इस वीडियो के बाद इंडियन काउंसिल एक्ट से रिलेटेड हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो जाते हैं और इन सब का पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। साथ ही साथ अब आप पूरा वीडियो को कवर करो, इसका रिवीजन करो, कंपैरेटिव एनालिसिस करो, चीजों के बीच में एक लिंकेज ड्रॉ करो और उसके बाद जो मैंने टेस्ट प्रोवाइड किया उस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट करो। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 विच इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।